हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, कल जैसा कि हमने आपको बताया था इंट्रो में कि आपकी जैसे कि डिमांड थी कि हमें बीएससी का जो सिलेबस है उसका भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा आप लोगों ने कहा था। तो आज उसी सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है और हमने जैसा कल भी आपको बताया था कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, देखो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेम है, ठीक है। तो हम जो बुक आपको प्रेफर किए थे उस दिन भी बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन एंड मैकेनिज्म के लिए हम क्लेडन को कवर करेंगे, ठीक है। क्लेडन की बुक है सेकेंड एडिशन, तो हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिक फंडामेंटल पार्ट पढ़ेंगे जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोकार्बन क्या हैं, है ना, और उनका यूजेस क्या है, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, 2D में कैसे लिखते हैं, 3D में कैसे लिखते हैं, और स्टीरियोकेमिस्ट्री से उसका क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। और कोशिश करिएगा कि पूरा लेक्चर देखें, है ना, ताकि आपको बेसिक क्लियर आपको हो। तो देखो, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं कर पाएंगे, है ना। दिक्कत हमें तभी आती है ऑर्गेनिक में, नहीं तो ऑर्गेनिक को हम एक स्वीट मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट मैथ, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एक स्वीट मैथ है, स्वीट मैथ, है ना। तो चलिए, क्या हमने बोल दिया, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जो कार्बन से मिलकर बने, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में जैसे हम कहते हैं हमारे पास एथेनॉल है, एथेनॉल, ठीक, एक प्रकार का एल्कोहल है, तो हम लिखते हैं C2H5OH, एक सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास है मीथेन गैस, है ना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। हमने कहा हमने एक बायो मॉलिक्यूल ले लिया, अमीनो एसिड, अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, मोनोमर ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स को कैसे लिखते हैं? एक एग्जांपल से देखो, एल्किल ग्रुप, एक टिपिकल स्ट्रक्चर, है ना, आर कुछ भी हो सकता है, तो एक यूनिवर्सल फार्मूला है ये, स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, तो इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन का मोनोमर, ठीक है। दूसरा हमने कहा हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में यूरिया की, NH2, ठीक। तो ये क्या है? ये यूरिया है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? यूरिया है, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, है ना। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो बात हुई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है?
तो एक बेसिक नीड है, फंडामेंटल नीड है कि वो कार्बन कंटेनिंग होना ही होना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन इनके साथ और भी चीज़ें हैं, देखिए कैसे है। बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन की, तो कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हैं, जिनके पास केवल क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन, केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, हमने एग्जांपल अभी कुछ देर पहले लिया था मीथेन का, है ना। मीथेन क्या है, बायोगैस का मेन कंपोनेंट है, ठीक। जैसे हमने लिया ब्यूटेन है ना, C4H10 LPG का मेन कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे ही हम कहते हैं कि पेट्रोल है हमारे पास, पेट्रोल भी क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हमारे पास नेचुरल गैसेस हैं, वो सब क्या हैं, वो सब के सब क्या हैं, हाइड्रोकार्बन के ही कंपाउंड्स, मिक्सचर हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इतना क्लियर है, ठीक। तो ये बात हुई हाइड्रोकार्बन। उसके बाद इन्हीं में आता है इनके डेरिवेटिव। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव, अगर इनके डेरिवेटिव की हम बात कर लें तो वो डेरिवेटिव जो हैं वो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, बट अगर हम इन्हीं हाइड्रोकार्बन में कोई हेटेरो एटम ऐड कर दें, हेटेरो एटम, तो वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। अब उन हेटेरो एटम में क्या क्या हो सकता है, हेटेरो एटम में हो सकता है नाइट्रोजन, हो सकता है कि सल्फ़र हो सकता है कि ऑक्सीजन हो, है ना, हो सकता है कोई हैलोजन हो। अगर इनको ऐड कर दिया तो उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। तो ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर कहलाएगा ये, है ना, इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूर कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिया CH3OH, है ना। अब ये मीथेन नहीं है, मीथेन का एक डेरिवेटिव है जिसको बोलेंगे हम मीथेनॉल। क्या बोलेंगे, मीथेनॉल। और ये कहाँ से बना हुआ है, तो ये बन के आया है मीथेन से। किसका डेरिवेटिव है, एक हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन सीरीज, दैट इज मीथेन। तो ये मीथेन का डेरिवेटिव है जो मीथेनॉल कहा जाएगा इसको, है ना। ऐसे ही मान लो इसी से डेराइव किया हुआ एक कंपाउंड है जिसमें NH2 है, NH2 CH2NH2, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, CH3NH2 नॉट CH2, CH3NH2। तो ये क्या है, ये एमीन है। क्या है, एक प्रकार का एमीन है ना, जिसको बोलेंगे मीथेनामीन। क्या बोलेंगे, मीथेनामीन, मीथेनामीन, ठीक। तो ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। तो कुल मिला के अगर हम फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे भैया कार्बन मेन होता है, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन हो सकता है। कार्बन तो मेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, लेकिन उसके बाद इसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, इसके बाद इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है ना, सल्फ़र हो सकता है, हैलोजन्स हो सकते हैं, है ना। ये सारे कंपाउंड मतलब एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। अब इनका बहुत बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट भी है ना। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट, जैसे हमने अभी बात कर ली अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स में क्या है, अमीनो एसिड्स में कहते हैं कि उसमें COOH ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप एक साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, है ना, तभी तो ये एम्फोटेरिक है। एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था, मान लो हमने लिख लिया CH3CH COOH एंड NH2, तो दोनों ग्रुप, ये देखो इसमें NH2 एमीन ग्रुप है
और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये आपका एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हुआ और ये आपका क्या हुआ, बेसिक फंक्शनल ग्रुप हुआ, है ना। तो दोनों के दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसको एम्फोटेरिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। इतना क्लियर है। चलिए, तो ये बात हो गई हूँ। अब रही बात इनके कुछ और इम्पोर्टेंस देखिए, जैसे और हम क्या कहते हैं, भाई हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है ना। तो ये बायोमॉलिक्यूल कह सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का, फार्मूला C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, है ना। यानी क्या, कौन सा किसका पार्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो ये किसका बना, कार्बोहाइड्रेट को इस बाद में पढ़ना है, सेपरेटली भी हमको पढ़ना है ना। ये है आपके सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी किसका बना है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे एंजाइम हो गया, एंजाइम हो गया, है ना, फैट है, फैटी एसिड, है ना, हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हैं, और एमीन्स हैं, अमीनो एसिड तो हमने देख लिया, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, विटामिन। तो ये सब के सब क्या हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने सिंथेसाइज, मान लो हमने बेंजीन की बात करी, ये भी क्या है, फिनॉल की बात करी, ठीक है, फिर एनिलीन की बात करी, एनिलीन, ये सब क्या है, एरोमेटिक है ना। जैसे बेंजीन क्या है, बेंजीन को हमने ऐसे लिखा, और फिनॉल क्या है, फिनॉल को हमने बेंजीन बनाया, उसमें OH ऐड किया, और ये इसमें हमने यहाँ पे NH2 लगा दिया, एनिलीन। तो ये फिनॉल है, ये बेंजीन है, ये फिनॉल है, और ये एनिलीन है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और हाइड्रोकार्बन है फिलहाल यहाँ के लिए, और इसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, बेंजीन है ना, तो एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में इनको रखा जाता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे इनको, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, फिर आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पर। देखिए, फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये ऐसे ग्रुप हैं, या तो एक एटम होगा और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, है ना, जो किसी केमिकल कंपाउंड की डिसाइड द ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, है ना, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, उस एक पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोला जाता है, कि वो क्या है, वो फंक्शनल ग्रुप है। एक पर्टिकुलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हम बोलते हैं कि वो क्या है, फंक्शन ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप मोस्टली क्या, वो फंक्शनल ग्रुप वही होते हैं जिनमें या एक
या तो वो एक अकेला एटम होगा, तो अगर एक अकेला सिंगल एटम होगा, मान लो हमने कहा कि सिंगल एटम है, तो अगर सिंगल एटम है आपके पास तो वो हेट्रो एटम ही होगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता, हेट्रो एटम ही होगा, है ना। लेकिन अगर वो ग्रुप ऑफ एटम है तो एटलीस्ट वन हेट्रो एटम तो ज़रूर उसके अंदर होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल एटम है तो वो सिंगल एटम क्या होगा आपका, हेट्रो एटम ही होगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम है तो एटलीस्ट वन हेट्रो एटम तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हमने लिखा CO2H कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसमें देखो एटम है हेट्रो एटम O, है ना। उसके बाद हमने कहा कि हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करते हैं तो CHO O है हेट्रो एटम, है ना। ऐसे ही हमने कहा कि हम एमीन की बात कर रहे हैं तो NH2 में N है हेट्रो एटम, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे, है ना, ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड में अगर अटैच हैं तो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ये डिसाइड करेंगे, यही डिसाइड करेंगे और कोई रास्ता नहीं है, और कोई अदर डिसाइड करने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई। ठीक, चलिए अब सवाल ये है कि इनका और कार्बन का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो देखो किसी कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, किसी कंपाउंड के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने बोला कि वो डिसीजन किसका होता है, वो तो फंक्शनल ग्रुप का डिसीजन है। तो मेन होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, कार्बन चेन का कोई वैसा इम्पोर्टेंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं है। तो जो कार्बन एटम्स हैं चैन में, रिंग के फॉर्म में, वो केवल इनके सपोर्टर हैं। क्या हैं, इनके सपोर्टर हैं, केवल सपोर्टर हैं, वो सपोर्ट करते हैं, ओनली सपोर्ट करते हैं बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का डिसीजन कौन करेगा कंपाउंड में, फंक्शनल ग्रुप करते हैं। जो कार्बन चैन, कार्बन रिंग या स्केलेटन बोलिए, वो केवल एक सपोर्टर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं केमिकल फार्मूला की तरफ। देखो केमिकल फार्मूला का ये मॉलिकुलर फार्मूला की हम बात करते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला की। मॉलिकुलर फार्मूला हमें लिखना है, मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो किसी पर्टिकुलर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं। मान लो कि हमने लिख दिया C5H12O, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड के, एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको 5 कार्बन मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन मिलेंगे, एंड उसी के साथ आपको 1 ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो ये फार्मूला एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन से एटम कितने हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसको बोलेंगे मॉलिकुलर फार्मूला। क्या बोलेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एटम, डिफरेंट एटम्स इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को डिफाइन करता है। मतलब वो बताता है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर टाइप का कौन सा एटम कितने हैं, है ना। अगर सिंपल रेशियो बताता, मान लो केवल सिंपल रेशियो, तो ऐसा समझो कि अगर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया तब तो वो मॉलिकुलर फार्मूला है ना। लेकिन अगर केवल वनली रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एटम, नंबर ऑफ वेरियस एटम्स को रिप्रेजेंट किया, तो उसको फिर हम मॉलिकुलर फार्मूला नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिर एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। ये आपने 11th में पढ़ी रही होगी,
एम्पिरिकल फार्मूला, है ना। तो वह केवल रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल रेशियो को, कि क्या रेशियो डिफरेंट एटम्स का है, तो वो एम्पिरिकल है। लेकिन अगर वो एक्चुअल फार्मूला को, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो वो उसको बोलेगा कि वो मॉलिकुलर फार्मूला है। ठीक है, एग्जांपल देख लो। जैसे हमने ग्लूकोज लिया तो लिखते हैं कि C6H12O6। तो इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक मॉलिकुलर फार्मूला है ना। लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं कि भैया CH2O, तो इसका मतलब है कि अब ये रेशियो बता रहा है कि कार्बन, अगर 1 एटम कार्बन के होंगे तो 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन के होंगे। तो अब इसको बोलेंगे हम सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि ये केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के नंबर का रेशियो बता रहा है केवल। बात समझ में आई? तो ये होता है आपका एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। आगे चलते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो हम स्ट्रक्चर को देखो कई तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट, मान लो हमने लिखा ऐसे। एक चीज़ तो समझो कि कार्बन चेन ऑलवेज जिगजैग होती है, ध्यान रखिएगा, जिगजैग होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ठीक है, हमेशा जिगजैग होती है, हमेशा जिगजैग, जिगजैग। ठीक है, ऑलवेज। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट में आपको बताते हैं कैसे। एक तरीका तो ये है इसको लिखने का। 1 मिनट, हम आपको सिंपल वाले बता देते हैं पहले। देखो, जैसे हमने लिखा CH3, एक तो तरीका ये है कि आप OH आप ऐसे लिखिए। इसमें आप देख रहे हो, तो थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूं कि ये जो आपका टर्निंग पॉइंट है, यानी कि कनेक्टिंग पॉइंट, ये दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन, है ना। कभी कभी ऐसे लाइन लिख दी जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो लास्ट का पॉइंट है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, और जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है ये भी कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने अभी सर्कल किया है, डॉट दिखा रखा है, ये आपके कार्बन है। अब पहले टाइप के कंपाउंड में, टाइप के राइटिंग में हमने मॉलिकुलर फार्मूला के सारे हाइड्रोजन को दिखा रखा है, सारे हाइड्रोजन्स को दिखा रखा है और सारे कार्बन्स को दिखा रखा है ना। साथ ही साथ हमने CH बॉन्ड को भी दिखाया है और CC बॉन्ड को भी दिखाया है। आप ध्यान से देखो, सारे CH बॉन्ड दिख रहे हैं, सारे CC बॉन्ड दिख रहे हैं, ये CC है ना। ध्यान रखिएगा कार्बन को हमने डॉट से दिखाया है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ ये वर्ड मत बोलिए कि हम C को दिखा रखे हैं, CC बॉन्ड को जरूर दिखा रखा है ना। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का तरीका ये है कि जिस तरीके से ये दिख रहा है हम इसको कंडेंस करके लिख दें, कंडेंस फार्मूला। जैसे लिखा था CH3, है ना, CH3। अच्छा, एक चीज़ और, कोशिश किया करिए कि जिन जिन एटम के बीच का बॉन्ड है उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हो, मीन्स इस तरीके के, है ना, जैसे यहाँ पे है। कोशिश किया करिए, कोई नेसेसरी तो नहीं होता बट कोशिश जरूर किया करिए। तो हमने इसमें क्या किया, सारे बॉन्ड को एलिमिनेट कर दिया, सारे बॉन्ड को एलिमिनेट कर दिया। अब केवल और केवल क्या बचे हुए हैं, एटम्स को दिखाया है। मीन्स यहाँ पे ना तो हम CH बॉन्ड दिखा रहे हैं, ना तो CC बॉन्ड दिखा रहे हैं, सारे बॉन्ड को, ना तो CO बॉन्ड दिखा रहे हैं, ये वाले सब हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला, कंडेंस मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, इस वाले को। उसके बाद पॉसिबिलिटी है, मान लो कि हमने थर्ड टाइप का लिखा
बिल्कुल ओपन कर लो, बिल्कुल ओपन। जैसे देखो ये कार्बन है, अब कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं सारे बॉन्ड दिखा दो, बिल्कुल ओपन, है ना, ऐसे सारे CH सारे बॉन्ड दिखा दो। तो एक तो तरीका ये भी होता है, एक तो तरीका ये भी है लिखने का। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल सीधे सीधे। ठीक है, एक प्लेन, कोई दिक्कत। ठीक, तो इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया। ये 2D स्ट्रक्चर है सारे। अब मान लो कि कभी अगर डबल बॉन्ड आ जाए, अगर कहीं चैन में डबल बॉन्ड भी हो, तो जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हमेशा प्लेन में लिखा जाता है। उनको जिगजैग बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को, है ना। जैसे मान लो हमने लिखा C ऐसे, अब यहाँ अगर डबल बॉन्ड है तो इधर C, तो ये इसको इस तरह से लिखना चाहिए, है ना। H यहाँ दो H होंगे। अभी आपको हम बताते हैं यहाँ पे 2 H क्यों होते हैं, है ना, वो भी हम आपको बताते हैं कि हम 2 H क्यों लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ टर्मिनल पे 3 H, देखो ऐसा इसलिए करते हैं कि आप सिर्फ ये देखो कि पर्टिकुलर कार्बन ने कितने बॉन्ड पहले से बना रखे हैं। जैसे मान लो इसकी हम बात करते हैं कि एक बॉन्ड बना रखा है C के साथ, अभी कितने बॉन्ड, कितनी वैलेंसी फ्री है 3, तो 3H हैं। अगर नहीं भी दिखे तो हम मान लेते हैं कि 3H है यहाँ पे। इसे इसके देखो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 2 बच रहे हैं, तो 2H यहाँ बना लीजिए, या तो मान लीजिए हाँ 2H यहाँ पे अटैच्ड है। लेकिन जो CC डबल बॉन्ड है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक प्लेन में, जिग जैग में ऊपर नीचे नहीं बनाते ना कि यहाँ बना दो डबल बॉन्ड, जनरली ऐसे नहीं लिखा था। सीधे क्या करते हैं, कोशिश करिए कि ऐसे प्लेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको प्लेन में रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो कार्बन एटम्स हैं वो हमेशा जिग जैग पोजीशन में ही रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। आप CC बॉन्ड को या हाइड्रोजन को आप यहाँ से मिस कर सकते हैं। सम टाइम हम सब कुछ मिस कर देते हैं। एक और तरीका है लिखने का इसी को, हम सब कुछ मिस कर दें, सारे C हटा दें, सारे H हटा दें, है ना। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो आपके पास चांस है, आपके पास ये राइट्स हैं कि आप डबल बॉन्ड को ऐसे फिर प्लेन पर रखना ज़रूरी नहीं है, तब आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ना तो हम H दिखा रहे हैं, ना तो C दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, सबको हमने स्किप कर रखा है ना। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन। तो एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि इस वाले H को हमने क्यों दिखाया। तो आपके सम के लिए हम ये बता दें, सिर्फ इतना याद रखिए कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा शो करते हैं, या ऐसा समझिए कि उन हाइड्रोजन को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है जो हाइड्रोजन कार्बन के अतिरिक्त किसी और एटम से जुड़े हों, कनेक्टेड हों। जैसे देखो ये H किससे जुड़ा है, O से अटैच है, तो इस हाइड्रोजन को बताना बहुत ज़रूरी है, इनको शो करना चाहिए, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, हम स्किप उन्हीं को कर सकते हैं जो हाइड्रोजन सीधे कार्बन से अटैच्ड हैं, हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उन हाइड्रोजन को तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन जो हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी और एटम से अटैच्ड हैं आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, ओके, चलिए। तो ये तो बात हुई 2D की। अब आ जाइए 3D में कैसे बनाते हैं। 3D में तो 3D में देखो, मान लो हम 3D लिख रहे हैं, तो 3D का पहला तरीका है, मान लो ऐसे आपने किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे लिख दिया CO2H। इस कार्बन पे हमें और भी एटम है, मान लो कि 2 एटम हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज NH2 है। तो पर्टिकुलर कार्बन पर 4 ग्रुप जुड़े होते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं, और ये 4 ग्रुप जो हैं वो टेट्राहेड्रली अटैच होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अटैच होते हैं। अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अटैच्ड हैं तो भाई 3D स्ट्रक्चर बन गया फिर तो। अब इन 3D को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है कि बेटा एक ग्रुप स्किप कर दो, आप दिखाओ ही मत, बाकी 3 दिखा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आप दिखा रहे हो ये माना जाएगा कि ये ऑब्जर्वर की तरफ जो है, जो आउट ऑफ प्लेन है, मतलब हमारी तरफ है, इन द नहीं,
ऑन द प्लेन, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, तुम्हारी तरफ है ना, टूवर्ड द ऑब्जर्वर, उसको आपने दिखाया है। दूसरा तरीका है कि आप सबको दिखा दो, है ना, सबको दिखा दो CO2H, लेकिन तरीका अलग रखो। जैसे देखो, जो तुम्हारी तरफ है टूवर्ड द ऑब्जर्वर, उसको आप इस तरीके से वेज से दिखाओ, वेज बॉन्ड से दिखाओ। जैसे हमने कहा कि NH2 हम देख रहे थे, 3D मॉडल था, तो उसमें NH2 हमारी तरफ था, है ना, वेज। दो बॉन्ड तो ऑन द प्लेन होते हैं पेपर पर, एक होता है प्लेन से आउटसाइड, ये हमारी तरफ, है ना, आउट ऑफ द प्लेन में हमारी तरफ, और एक बॉन्ड होता है जो इन द प्लेन, मतलब इनसाइड, है ना, टू द पेपर, ये कहिए कि इन द पेपर, यानी कि डाउनवर्ड, पेपर से नीचे की तरफ, हमसे दूर, है ना, फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो उसको हम मान लेते हैं वो हाइड्रोजन है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। तो इसको हम डैश बॉन्ड कहते हैं, या कहीं कहीं हैज़ बॉन्ड भी लिखा रहता है। क्या लिखते हैं इसको हम? हैज़ बॉन्ड। तो अगर आप हैज़्ड बॉन्ड्स लिख रहे हैं तो मतलब ये है कि आप उस बॉन्ड को बता रहे हैं जो कि आपसे दूर है, आपसे दूर है ना, बहुत दूर है। इनटू द पेपर जिसको बोलते हैं, इनटू द पेपर, पेपर के अंदर है। और ये जो वेज वाला है, वेज, ये जो वेज वाला है, ये जो है आउट ऑफ द पेपर है, आउट ऑफ पेपर है, या टूवर्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ है, ठीक है। तो ये बात हुई। एक तरीका और है, अभी तो हमने देखो यहाँ पे दोनों दिखाए, मतलब कि आपने 4 बॉन्ड दिखाए। ये जो बॉन्ड है, कौन सा वाला बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, है ना, ये आपकी तरफ है, ठीक है, 3D में ये आपकी तरफ है, और ये वाला जो है वो आपसे दूर है। और ये जो दोनों हैं, ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, ये ऑन द प्लेन है, पेपर पे है ना, ये पेपर से नीचे है, पेपर के सरफेस से, ये पेपर के सरफेस से ऊपर है। एक और तरीका होता है कि हम जो पेपर से डाउनवर्ड है उसको शो ही ना करें। तो जैसे पहले वाले में नहीं शो किया था, पहले वाले में, ये तो बहुत सारे बन गए यार, कोई बात नहीं, पहले वाले में भी शो नहीं किया था ना, लेकिन पहले वाले में क्या किया था हमने, सिंपल एक नॉर्मल बॉन्ड से दिखा दिया था जो कि टूवर्ड द ऑब्जर्वर था, प्लेन के ऊपर था। लेकिन इस बार हम सिंपल बॉन्ड से नहीं दिखाएंगे, इस बार हम सिंपल बॉन्ड से नहीं दिखाएंगे। इस बार एक को नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरे को क्या करेंगे, जो हम शो कर रहे हैं उसको हम वेज बॉन्ड से दिखाएंगे। तो ये भी बताता है कि जो H है, जो नहीं दिख रहा है, वो क्या है, वो डैश बॉन्ड से दिखाया जाएगा, मीन्स वो बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है, ठीक है। लेकिन उससे बताने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड टाइप में इसे हम बनाते नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो वहाँ भी जो 4th वैलेंसी शो हो रही है वो बिलो द पेपर के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिएगा, एक पॉइंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कोशिश करिएगा कि जो H होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उन्हें पुट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। कोशिश करिए कि हाइड्रोजन को प्लेन ऑफ पेपर पे हो, नॉर्मल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किए जाएं, है ना। और फंक्शनल ग्रुप या फिर अदर कोई अगर ग्रुप है तो उसे या तो डैश बॉन्ड से या तो वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, ये बात होती है। ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम को कोशिश करिए कि पुट ऑन द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर हो, ऐसे बॉन्ड के द्वारा, इन बॉन्ड्स में यहाँ पे ऐसे ऐसे रखे जाएं, है ना। जैसे देखो, हम एक बात में दिखाई दे रहे हैं, मान लो ये कार्बन है, तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे Cl लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, है ना, और यहाँ पे हमने लिख दिया OH। तो ये जो H है, कोशिश करिए कि हाइड्रोजन अटैच टू एनी कार्बन हमेशा प्लेन पे रखा जाए, और जो अदर फंक्शनल ग्रुप या अदर एटम्स हैं उनको हम वेज या डैश से रिप्रेजेंट करें। तो आज का जो इस सेशन था उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखा जाना चाहिए, है ना, क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो सारी चीज़ें थी। बाकी फिर आगे ऐसे हम बढ़ते रहेंगे, तब तक आप इन वीडियोज़ को देखिए और इनको जो
इनको थोड़ा सा कोशिश करिए लिखने की। आप जब भी नॉर्मली एक जनरल वे में केमिस्ट्री लिखते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही इकट्ठा होकर आपको परफेक्ट बनाती हैं ना। कभी कोई चीज़ रट करके कोई चीज़ एकाएक मेमोराइज़ नहीं की जा सकती, परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम फिर देखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के लिए।